नमस्कार। तो हम अध्याय 11 का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम था योग में आहार, मतलब कि योग में किस प्रकार का जो है आहार लेना चाहिए। तो आज हम उसका अगला भाग पढ़ेंगे। तो आगे देखो, विद्यार्थी बोल रहे हैं, गुरुजी कल दूरदर्शन में प्राणायाम के बारे में बता रहे थे, हमें भी आप क्या कीजिए, प्राणायाम सिखाइए। तो शिक्षक बोल रहे हैं, बच्चों मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताता हूँ तथा प्राणायाम का अभ्यास कराता हूँ। श्वास मतलब कि सांस ही जीवन है। पहली श्वास जब हम पहली सांस लेते हैं उसी से ही क्या होता है, हमारा जो जीवन होता है वो आरंभ होता है, और अंतिम श्वास जब हम अंतिम सांस छोड़ते हैं उसी से ही वो जो है जो हमारा जीवन है उसका अंत हो जाता है। भोजन के बिना हम कई दिन तक क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना जो है जीवित रहना बिल्कुल असंभव है। सांस जीवन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, ऊर्जा का जीवन का मुख्य स्रोत क्या है, सांस ही है। हम अपनी श्वास पर जो है अधिक ध्यान नहीं देते तो क्या होता है, फेफड़ों का जो है 30% ही जो है श्वास में क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। फेफड़ों में अगर पूरी क्षमता से हम क्या करेंगे, अगर सांस भरेंगे तो उससे क्या होगी, हम जो है अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो है हमारे श्वास लेने का जो तरीका है, यदि हम वो क्या करता है, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जब हम क्या करते हैं, क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वास कैसी होती है, छोटी, तेज तथा अनियंत्रित हो जाती है। और जब हम शांत होते हैं तो हमारी जो सांस है वो कैसी होती है, शांत होती है, गहरी और बिल्कुल लंबी होती है, ठीक है। श्वास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने विचारों और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब विद्यार्थी बोल रहे हैं, हम गुरुजी प्राणायाम का क्या अर्थ है। तो शिक्षक बोल रहे हैं, हम जो प्राणायाम है ये 2 शब्दों के मेल से बना है, प्राण और आयाम, मतलब कि प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार और प्राणों का नियंत्रण करना। जिस शक्ति के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी जीवन शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उस विद्या को ही क्या कहा जाता है, प्राणायाम कहा जाता है। तो अब आगे देखो, आओ बच्चों, पिछले आसन में प्रकरण में क्या किया था हमने, पद्मासन का अभ्यास किया था। तो उसी आसन को लगाकर हम क्या करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, पद्मासन लगाना पड़ेगा। उसके बाद कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है, और हाथों को जो हमेशा आपने क्या करना है, ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से होती है, ज्ञान मुद्रा में, ठीक है, ज्ञान मुद्रा में रखना है। तो सबसे पहले हमको यौगिक श्वास का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले जो तरीका वो कौन सा हो, यौगिक श्वास। तो यौगिक श्वास में सबसे पहले क्या करना होता है, फेफड़ों को पूरी तरह से जो है सांस बाहर निकाल कर खाली करना है, और पेट को भी पिचकाएं, फिर पेट को पिचकाना है। फिर यौगिक श्वास के लिए धीरे धीरे हमने क्या करना है, नाक से सांस भरनी है और फेफड़ों को फैलाना है। श्वास की जो प्रक्रिया है वो धीमी होगी, गहरी होगी और लय युक्त होगी, बिल्कुल लय से वो सांस होगी। फिर विद्यार्थी बोल रहे हैं, गुरुजी बहुत आनंद आ रहा है, यौगिक श्वास का भी अभ्यास करवाएं। तो देखो, अब यौगिक श्वास को कैसे करते हैं, पद्मासन में करते हैं। इसलिए जो है पद्मासन लगाना है, और दोनों नथुने जो आपके नासिकाएं के छिद्र है उनसे सांस धीरे धीरे आपने क्या करना है, बाहर ऐसे निकालनी है कि फेफड़ों से जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरह से निष्कासित, मतलब कि निकल जाए, और पेट पूर्णतया क्या हो जाए, पिचक जाए। उधर के साथ साथ जो है फेफड़ों में क्या होगा, संकुचन होगा, संकुचन इकट्ठा हो जाएगा वो, ठीक है। अब अगला जो क्रिया है वो कौन है, श्वास प्रश्वास क्रिया, उसको करेंगे। तो श्वास बाहर निकाल कर जो है पेट और फेफड़ों को क्या किया जाता है, पूरी तरह से पिचकाएं, ठीक है। और धीरे धीरे जो है श्वास पहली गई जो विधि थी ना उसके अनुसार ही भरनी है, और श्वास बाहर को छोड़ें। 5 से 10 बार आपने क्या करनी है, ये क्रिया करनी है। इससे क्या होता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी इसको श्वास प्रश्वास क्रिया है, इसे क्या कहा जाता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं इस क्रिया को। तो यहाँ पर देखो, इस चित्र में दिखाई गया है किस प्रकार से पेट इसमें अपना पिचका हुआ है। तो ये देखो, ये है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, मतलब कि श्वास प्रश्वास क्रिया।
ठीक है। आगे विद्यार्थी बोल रहे हैं, गुरुजी क्या इसकी यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया से कोई लाभ है, जो यौगिक श्वास प्रश्वास क्रिया है? तो शिक्षक बोल रहा है हाँ, इसके क्या है, इस क्रिया से क्या होता है, हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात चेंज हो जाता है, बदल जाता है। शायद आपको मालूम होगा कि हमारा जो पाचन संस्थान है और श्वसन का जो संस्थान है, इसके बीच में क्या होता है, डायफ्राम है, मध्य बटल जिसे कहा जाता है, मध्य डायफ्राम, ठीक है, मध्य बटल, जो क्या करता है, सामान्यतः जो है श्वसन विशेषकर फेफड़ों से सटा रहता है और जिसके कारण दूषित वायु क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आसानी से बाहर नहीं निकलती है। जब हम क्या करते हैं, सांस को गहरा मतलब कि उधर तक जो है लिया जाता है, तो डायफ्राम श्वसन संस्थान से क्या होता है, हट जाता है और दूषित जो वायु है वो क्या कर देती है, खाली स्थान, जो खाली जगह होती है वहाँ पर आ जाती है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो जो हमारा उदर है वो क्या कर जाता है, पिचक जाता है और साथ ही जो है जो मध्य बटल है वो क्या करता है, श्वसन संस्थान से चिपक जाता है और दूषित वायु को बाहर निकल जाती है। फिर विद्यार्थी बोल रहे हैं, गुरुजी प्राणायाम से संबंधित अन्य क्रियाओं के बारे में भी बताएं। शिक्षक बोल रहा है प्राणायाम में जो है श्वास प्रश्वास की क्रिया जानने के बाद हम अब कौन से करेंगे, लयबद्ध में जो है श्वास प्रश्वास के बारे में जानकारी और आपको क्या करूँगा, इसका अभ्यास करवाऊँगा। तो जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, सबसे पहले आपने क्या करना, इसी की तरह जो है पद्मासन की स्थिति में बैठना है और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर आपने क्या करना है, ज्ञान मुद्रा में रखना। मैंने आपको पहले ज्ञान मुद्रा बताई भी थी किस प्रकार करते हैं। फिर आपने अपनी आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे जो है नासिका से क्या करनी है, आपने सांस अंदर की ओर भरनी है और थोड़ी देर बाद रुकने के बाद सांस धीरे धीरे जो है नथनों से ही, जो आपकी नासिका का छिद्र है वहीं से ही बाहर निकालनी है। सांस लेते, जब आप सांस लेंगे और छोड़ते समय आपने ध्यान रखना कि श्वास पर लगाएं, ठीक है, सांस पर आपने ध्यान लगाना है और सांस लेने और छोड़ने का समय बिल्कुल बराबर हो। इस प्रकार श्वास लें तथा छोड़ें जिससे श्वास प्रश्वास में एक लय बन जाए। उदाहरण के लिए जैसे 15 सेकंड में सांस लें और 15 सेकंड में छोड़ें। इस क्रिया को जो है 15 से 20 बार आपने करनी है क्रिया। तो विद्यार्थी बोल रहे हैं, गुरुजी लयबद्ध श्वास प्रश्वास के बारे में भी हमें जानकारी दें। तो शिक्षक बोल रहे हैं, अब बच्चों प्राणायाम की इस क्रिया से हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, प्राकृतिक लयबद्धता को प्राप्त होता है श्वास प्रश्वास क्रिया से, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं, बुरे प्रभाव होता है, उनसे बचाता है और हमारे जीवन में सामंजस्य लाता है। विद्यार्थी बोले, गुरुजी कल दूरदर्शन में ओम का उच्चारण एक विशेष विधि से किया जा रहा था, क्या यह भी प्राणायाम है? तो शिक्षक ने कहा, हाँ बच्चों, यह भी क्या एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, इसे उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। इस जो ये ओम का उच्चारण है ना, इसे क्या कहा जाता है, उद्गीत प्राणायाम कहते हैं इसे। गुरुजी हमें भी यह प्राणायाम सिखाएं। तो शिक्षक बोल रहे हैं, हाँ, तो हम अभी प्राणायाम करेंगे। तो इसके लिए पद्मासन में सभी बच्चे बैठेंगे और फिर दोनों हाथों को आपने क्या करना है, ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखना है। फिर धीरे धीरे श्वास को दोनों नथनों से बाहर निकाल दें और फिर धीरे धीरे लंबी सांस और गहरी श्वास आपने भरनी है और तथा ओम का उच्चारण करने के लिए अ उ तथा म से करें। जैसे अ तथा उ का उच्चारण करते समय आपने क्या करना है, श्वास मुंह से तथा म का उच्चारण करते समय नासिका से श्वास बाहर छोड़ें, ठीक है। ये प्राणायाम कितनी बार करना है आपने, 5 से 7 बार करना है। जैसे देखो, जब आप ओम को उच्चारण करेंगे कैसे करना है, ओम, ठीक है। तो जब आप म को उच्चारण करेंगे तो उस टाइम जो आपकी जो है आवाज़ जो कहाँ से आएगी, नासिका से आएगी, ठीक है। और नासिका से आपने श्वास को बाहर छोड़ना है। विद्यार्थी बोल रहे हैं, गुरुजी इस प्राणायाम का हमारे जीवन और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो ये ओम का उच्चारण यदि हम करेंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षक ने कहा, हाँ, जो प्राणायाम का हमारे पूरे शरीर और मन पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन क्या करती है हमारे जीवन के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तथा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ऑक्सीजन हमें जो है भरपूर मात्रा में हमारे फेफड़ों को जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पूरी तरह
बाहर निकलती है, बिल्कुल पूरी तरह से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। परिणाम स्वरूप इसका ये है कि हमारा जो शरीर है उसकी क्या होती है, रक्त की शुद्धि होती है, तो हमारा जो रक्त बिल्कुल साफ होता है और मन जो है एकाग्र होकर पढ़ाई में लगता है। और साथ में जो है रक्त की जब हमारी शुद्धि होगी तो उसके कारण जो है शरीर बिल्कुल पूरी तरह से निरोग हो जाएगा। तो बच्चों प्रतिदिन नाश्ते से पहले क्या करना, आपने अभ्यास करना, इसका अभ्यास करना, योग का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो सभी विद्यार्थी बोलते हैं हाँ गुरुजी, हम नियमित रूप से क्या करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तथा सदा ही प्रसन्न और निरोग रहेंगे। तो ये था आपका लेसन नंबर 11। अब ये हो चुका है कंप्लीट।